नमस्कार फ्रेंड्स। संधि का आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं अहन की संधि। अहन की संधि क्या होती है? अहन में न हलंत है। यदि किसी पद के अंत में स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो तो स्वर रहित है यहाँ न, उसका लोप हो जाता है। जब संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो अंतिम स्वर रहित वर्ण का लोप हो जाता है। अहन का अर्थ होता है दिन। सप्त प्लस अहन, सप्त प्लस अहन, या शब्द बनेगा सप्ताह। तो सप्ताह होता है 7 दिनों का समूह। यहाँ अहन में से न का लोप हो गया और सप्त का 7 अर्थ है और अहन का अर्थ है दिन। तो इसका जो शब्द है अर्थ की दृष्टि से देखें तो 7 दिनों का समूह है। इसी तरह से अहन प्लस र वर्ण हो तो अहन के बाद जो प्लस के बाद शब्द होता है उसमें अगर र वर्ण हो तो अहन के बाद यदि र वर्ण हो तो अहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर अहन के बाद र वर्ण हो तो अहन के स्थान पर अहो आदेश हो जाता है। तो क्या परिवर्तन होगा? अहन के स्थान पर अहो आ जाएगा और बाद वाला रह जहाँ का जहाँ रह जाएगा। तो अहन प्लस रात्र, तो अहन के बाद र आ रहा है तो इस र का क्या होगा, इस न का क्या होगा? देखो अहन का हो जाएगा अहो और शब्द बन जाएगा अहो रात्र। तो अहन रात्र में से अहन शब्द तो अहो हो गया और रात्र जो का तो लिखा गया है। अहन के बाद र के अलावा, अब तक हमने देखा कि अहन के बाद र हो तो, अब हम देखते हैं अहन के बाद र के अलावा, र के अतिरिक्त अन्य जो 43 वर्ण है स्वर और व्यंजन मिलाकर, इसमें से हम र को छोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण मिलाकर 44 वर्ण होते हैं कुल। उसमें से हमने एक कम कर दिया र, तो 43 वर्ण, यानी र के अलावा अन्य 43 वर्ण होने पर अहन का क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। अहन के स्थान पर अहर हो जाता है। अहर प्लस निश या निशा, जो अहरनिश शब्द है उसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो अहन का अहर हो जाएगा। अहर प्लस निश या निशा। इसी तरह से अहरपति शब्द है तो अहर का अहर प्लस पति, और अहरपति का अर्थ होता है सूर्य। अहर प्लस मुखी, तो यहाँ अहरमुखी, अहर प्लस मुखी का शब्द बनेगा अहरमुखी। आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पद के अंत में आने वाले कुछ शब्दों में होने वाला परिवर्तन, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो पद के अंत में होने पर उनमें कुछ परिवर्तन होता है, मात्रा में, स्वर में जो भी परिवर्तन होता है उन्हें देखते हैं। अक्ष है तो अक्ष का हो जाता है अक्षी, रात्र का हो जाता है रात्रि, निश का हो जाता है निशा, इच्छ का हो जाता है इच्छा और अच्छ का हो जाता है अच्छा। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। प्रति प्लस अक्षी, प्रत्यक्ष, यहाँ अक्षी शब्द है और अक्षी का हो गया अक्ष। अहो प्लस रात्र, तो रात्र का अहोरात्रि। यथा प्लस इच्छा, यथेच्छ, ये गुण संधि है। और सु प्लस अच्छा, स्वच्छ, यहाँ यण संधि हो गई। उ प्लस अ मिलकर के वह बन जाता है और स्वच्छ शब्द बनता है। आगे देखते हैं स्वर का ऋस्वीकरण या लघुकरण। तो सारंग शब्द है जैसे, तो सारंग शब्द का संधि विच्छेद होगा सार प्लस अंग। हम जानते हैं अ प्लस अ दीर्घ संधि में बराबर आ होता है। तो ये दीर्घ संधि का नियम है, अ प्लस अ आ होगा। या सारंग में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सार प्लस अंग, यहाँ र में अ और प्लस अ, दोनों अ प्लस अ है, लेकिन यहाँ आ नहीं हो करके केवल अ ही होगा और र ही रहेगा, रा नहीं होगा। तो इसे ही कहते हैं ऋस्वीकरण या लघुकरण, स्वर का लघुकरण। तो शब्द क्या बनेगा? सारंग, परंतु आकार ऋस्वीकरण से सारंग में अ हुआ है। इसी प्रकार से और भी शब्द है। दीनानाथ, तो संधि विच्छेद करते हैं तो दीन प्लस नाथ और ऐसे दीनानाथ।
पतंजलि में पतत प्लस अंजलि, सुखार्थ में सुख प्लस ऋत। तो इस प्रकार से ये स्वर का ऋस्वीकरण या लघुकरण है। आगे और देखते हैं रामायण शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है अब भी। तो 3 प्रकार से रामायण की संधि विच्छेद होती है। तो किस तरह से होती है देखो। सबसे पहला है रामे प्लस अन, रामई। संस्कृत में राम धातु के रूप आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो रामई शब्द आता है। तो रामई प्लस अन रामायण। कैसे? राम और इस जो रामई है उस में 2 ए वाली मात्रा है, तो राम और ये आई प्लस अन। तो राम का राम और आई का क्या परिवर्तित हो जाता है? जो आई है क्या परिवर्तन होता है? आई में परिवर्तन हुआ। और अन, तो ये कौन सी संधि हो गई? अयादि, क्योंकि ऐसा परिवर्तन ए का आय में बदलना अयादि संधि में होता है। तो शब्द बना रामायण। एक तो ये है। दूसरा है राम प्लस अयन, जो सीधा सीधा ही इसका विच्छेद किया जा रहा है और शब्द बनता है रामायण। तो ये दीर्घ संधि में होता है। तीसरा है राम प्लस अयन बराबर रामायण। न का न होने के कारण व्यंजन संधि भी मान्य है। इसकी व्यंजन संधि भी मान्य है, परंतु हम नोट में देखेंगे कि रामायण में दीर्घ संधि ही सर्वशुद्ध मानी जाती है। दीर्घ संधि को ही सर्वशुद्ध माना जाता है। अगले कुछ और नियम हैं जिसके कारण त और द में से कौन सा शुद्ध है इस बात को हम जानेंगे। उत प्लस उद उपसर्ग में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी संस्कृत में उद मूल उपसर्ग होने के कारण, मूल उपसर्ग क्या है? उद। 2 उपसर्ग ये उत और उद। तो इसमें से जो मूल उपसर्ग है उद है। मूल उपसर्ग से मतलब जो संस्कृत का उपसर्ग है। हमें पता है कि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, तो उसमें जो मान्य है उसी के अनुसार उद रूपी शुद्ध माना जाएगा। अतः उत ना लिख करके उद लिखना चाहिए। तत और तद में से तद मूल शब्द है। यहाँ भी उद और तद दोनों में द हलंत है, तो ये दोनों मूल शब्द होने के कारण मूल अव्यय शब्द माना जाएगा। अतः तद लिखा जाना चाहिए। यहाँ भी सत और सद में जस्ट इसके विपरीत है। सत और सद में सत को मूल अव्यय शब्द माना जाता है, अतः सद न लिख करके सत लिखना चाहिए। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सत और सद में इसके ठीक विपरीत है और सत शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से विपद और सरद दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाते हैं। दोनों में ही पीछे द हलंत वाले हैं, ये दोनों शुद्ध माने जाते हैं। अतः विपत या सरत नहीं लिखना चाहिए। अन्य सभी शब्दों में हलंत त का प्रयोग करना चाहिए। तो अन्य जो सभी शब्द होते हैं उसमें त हलंत का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जहाँ द का प्रयोग होता है वह इनमें से बताया गया है, उन्हीं को आप ध्यान रखें। तो ये थी संधि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। संधि का टॉपिक आज हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।